हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुजाता की मनीषा और ज्योति नाम की दो बहुएं थी, जिनमें से सुजाता अपनी बड़ी बहू मनीषा की 5 रोटियां खाने की आदत से बड़ी परेशान थी, जिसके लिए वो हमेशा उसे सुनाती ही रहती थी। लेकिन मनीषा पर अपनी सास की बात का कोई असर नहीं होता था। उसे तो बस खाने में 5 रोटियां चाहिए थी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सभी घरवाले एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उसकी देवरानी ज्योति सबके लिए रोटियां लेकर आती है और अपनी जेठानी मनीषा को रोटियां देते हुए कहती है, जेठानी जी, आप अपनी 5 रोटियां भूल जाना, आज 2 रोटियों से ही पेट भर लेना। क्यों देवरानी जी, मैं आज सिर्फ 2 रोटियां ही क्यों खाऊं? जेठानी जी, क्योंकि आज जल्दी जल्दी में मैंने आटा थोड़ा कम गूंथा था, रोटियां कम पड़ गई हैं इसलिए। नहीं नहीं देवरानी जी, मुझे तो मेरी 5 रोटियां ही चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्या जेठानी जी, आप भी ना कभी तो अपनी ये 5 रोटियों वाली जिद छोड़ दिया करो। मैंने गलत क्या बोला? जब तुम्हें पता है कि मैं 5 रोटियों से कम नहीं खाती, तो तुम्हें हिसाब से रोटियां बनानी चाहिए थी ना। हमेशा तो बनाती हूँ ना जेठानी जी, आज थोड़ा कम बढ़ गया, तो आप एक टाइम कुछ कम रोटियाँ नहीं खा सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 तो मतलब 5। 5 क्या 5? इतनी देर से तुम दोनों देवरानी जेठानी में कब से क्या बातें हो रही हैं? माँ जी, वो मैं। क्या हुआ ज्योति बहू, क्या वो मैं कर रही है? बोल कुछ। माँ जी, मैं बताती हूँ ना, वो ज्योति ने आज थोड़ा आटा कम गूंथा है, इसलिए वो मुझसे बोल रही है कि मैं अपनी रोटियाँ कम कर दूँ। अब आप ही बताओ माँ जी, गलती इसकी है तो मैं अपनी रोटियाँ कम क्यों कर दूँ? माँ जी, मेरे कहने का मतलब है आप अभी कम खा लो, ताकि बची रोटियों से मैं जेठ जी और इनका लंच पैक कर दूं। बाद में इनके लिए और रोटियां बना दूंगी। मनीषा बहू, ज्योति बहू सही तो बोल रही है। तुझे कौन सा बाहर जाना है जो तुझे लेट हो जाएगा? बाद में खा लियो। नहीं माँ जी, मैं अपनी रोटियों में कोई कमी नहीं कर सकती, वरना मुझे संतुष्टि नहीं होगी कि मैंने खाना खाया है। रोटियों को लेकर सबकी बहस सुनने के बाद दोनों भाई राजीव और सूरज डाइनिंग टेबल से खड़े होते हुए कहते हैं, बस करिए आप लोग, क्या ये सुबह सुबह रोटियों को लेकर बहस कर रहे हो? और मनीषा, तुम ब्रह्मदेव नहीं जो तुमसे कहा है कि जब तुम 5 रोटी खाना तो बस 5 ही खाना, उससे कम मत खाना। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? अब क्या आपको मेरा 5 रोटियां खाना भी भारी पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारा 5 रोटियां खाना भारी नहीं पड़ रहा, बल्कि तुम्हारा 5 रोटियों को लेकर बहस करना अच्छा नहीं लग रहा। तुम ज्योति से बड़ी हो, ये समझदारी तो तुम्हें दिखानी चाहिए। कोई बात नहीं ज्योति, तुम परेशान मत हो। हमारे लंच के लिए हम ऑफिस के बाहर से कुछ मंगवा कर खा लेंगे। तुम बची हुई रोटियां भाभी को दे दो। नहीं बेटा, इतनी गर्मी में बाहर का खाना ठीक नहीं है। रोटी बनने में कितना टाइम लगेगा? तुम बैठो, थोड़ी देर में अभी तैयार हो जाएगी। जी सूरज जी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी बना दूंगी। नहीं ज्योति, कोई बात नहीं, हम आज बाहर ही खा लेंगे। वैसे भी नाश्ता तो हमने कर ही लिया है। ठीक है माँ, हम चलते हैं। चले भैया? हाँ चलते हैं छोटे, और तुम खाओ आराम से बैठकर अपनी 5 रोटियां। इतना कहकर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और मनीषा अपनी 5 रोटियां खाकर ही डाइनिंग टेबल से उठती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय सभी घर वाले एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी ज्योति वहां आती है और अपनी सास सुजाता से कहती है, माँ जी, आज बहुत गर्मी हो रही है और मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना सबके लिए पीले चावल और रायता बना लूँ। हाँ बहू, सही कह रही है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है और तुझे भी तो गर्मी लग रही होगी। तू चावल ही बना दे, जल्दी बन जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योति, तुम्हारा जो दिल करे वही बना लो। मेरा जवाब सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चावल मेरा मनपसंद खाना है। हाँ ठीक है, बना लो, लेकिन साथ में मेरे लिए 5 रोटियां भी बना लेना। मनीषा बहू, फिर तेरी सुई 5 रोटियों पर ही अटक गई। जब सब चावल खा लेंगे तो तू भी एक दिन चावल खा ले। माँ जी, सभी अपनी पसंद का खा रहे हैं, तो भला मैं क्यों पीछे रहूं? मुझे तो रोटियां खानी ही है, वो भी 5। मनीषा, अगर एक दिन तुम अपनी 5 रोटियां नहीं खाओगी तो क्या हो जाएगा? मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो रोटियां ही चाहिए। जब कभी इतनी गर्मियों में खुद बनानी पड़े रोटियां तीनों टाइम, तब पता चलेगा। मुझे पता था जेठानी जी कि आपको तीनों टाइम ही रोटियां चाहिए, इसीलिए मैंने आपके लिए दोपहर में ही रोटियां बना के रख दी थी। अच्छा देवरानी जी, अब आप अपने राज में अपनी जेठानी को ठंडी रोटियां खिलाएंगी? भाभी, इतनी गर्मी है, इंसान भी उबल जाए और आपको ठंडी रोटी की पड़ी है। बिल्कुल सही कह रहा है सूरज बेटा। ये क्या बात हुई मनीषा बहू? पहले तुझे भी रोटियां चाहिए, उसके बाद वो गर्म भी होनी चाहिए। एक काम कर, खुद ही जाकर बना ले तो पता चलेगा।
जाने दीजिए माँ जी, मैं बना देती हूँ दोबारा रोटियाँ, लेकिन फिर वो सारी रोटियों का क्या करूँगी मैं? देवरानी जी अब उसका मैं क्या बताऊं? आपने मुझसे पूछकर तो रोटियां बनाई नहीं थी, और थोड़ा जल्दी बनाना, मुझे बहुत भूख लगी है। जी जेठानी जी। ज्योति इतना कहकर किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करके अपने अपने कमरों में सोने के लिए जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सुजाता अपने सभी घर वालों को बुलाकर कहती है, आज घर में खाना नहीं बनेगा और तुम दोनों भी आज ऑफिस से छुट्टी कर लो। क्यों माँ जी, आखिर ऐसा क्या है आज जो घर में खाना नहीं बनेगा? हाँ माँ जी बोलिए। माँ, आज ऑफिस में जरूरी काम था, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ माँ, जरूरी काम ना हो तो दोपहर तक वापस आ जाएंगे। अरे चुप करो, तुम सब कितना बोल रहे हो? मुझे बोलने दो तब तो कुछ बोलूं। एक शब्द निकलते ही सवाल पूछने में लग जाएंगे। जी माँ बोलिए। मैंने इसलिए मना किया है खाना बनाने और ऑफिस जाने के लिए क्योंकि आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है और वो हमेशा अपने जन्मदिन पर गुरुद्वारे जाकर सबकी सेवा किया करते थे, तो क्यों ना हम भी आज चलें? हाँ माँ, हम तो भूल ही गए थे। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। हाँ माँ, हम हमेशा दादाजी के साथ जाया करते थे, आज भी जाएंगे। हाँ माँ जी, चलिए। वैसे बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं बाहर नहीं गए, और मैंने सुना है वहाँ सेवा करके बहुत पुण्य मिलता है। जब सभी लोग इतने खुश हैं तो चलते हैं माँ जी। ठीक है, सभी लोग जाकर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हम निकलते हैं। सुजाता के कहने पर सभी लोग तैयार होकर गुरुद्वारे के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ सेवा करने के लिए सभी लोगों को अलग अलग काम मिलता है। जैसे किसी को झाड़ू लगाने का, किसी को खाना खिलाने का, किसी को पानी पिलाने का। तो ऐसे ही मनीषा को काम मिलता है रोटियां बनाने का, जो वो घर में खाने के सिवाय कभी गलती से भी बनाने का नाम नहीं लेती थी। वहाँ उसे इतने सारे लोगों के लिए रोटियां बनाने का काम मिलता है। वहाँ रोटियां बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बुरी तरह पसीने में भीग जाती है। तभी उसके सभी घर वाले अपना अपना काम खत्म करके उसके पास आते हैं और उसे ऐसे गर्मी में रोटियां बनाते हुए देखकर सुजाता कहती है, क्या हुआ बहू, परेशान हो गई इतनी देर में ही? अब तो खुद सोच, तेरी देवरानी यही रोटियां तीनों टाइम बनाती है सबके लिए इतनी गर्मी में। जरा सोच वो कितना परेशान होती होगी। मैं ये नहीं कहती तू रोटियां मत खा, लेकिन तीनों टाइम सिर्फ रोटी ही रोटी खाना, उसके सिवा कुछ और समझना ही नहीं, ये तो गलत है ना? जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। आज पता लगा रोटियां बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग मेरी वजह से कितनी परेशान हुए। मनीषा को अपनी सास की बात समझ में आती है, जिसके बाद वो अपनी हर टाइम 5 रोटी खाने वाली आदत को कम करती है और धीरे धीरे रोटियों के साथ और चीजें भी खाना शुरू करती है। मुकेश मुंबई के एक चौल में अपनी माँ गंगू के साथ में रहता था। एक दिन मुकेश अपनी माँ से बोलता है, आई, मुझे ना कुछ समय के लिए सिक्किम जाना पड़ेगा कारोबार के सिलसिले में। तू यहीं से नहीं कर सकता क्या? आई, बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। किसी दूसरे देश में नहीं जाना तुझे? आई, सिक्किम भारत में ही आता है, कोई दूसरा देश नहीं है वो। वहाँ भी हमारे देश के ही लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। कुछ समय बाद में मुकेश सिक्किम जाने के लिए तैयार हो जाता है और ट्रेन में मुंबई से सिक्किम तक का सफर तय करता है। कुछ समय बाद में मुकेश सिक्किम पहुंच जाता है। मुकेश अपने लिए एक रूम लेता है और रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन मुकेश किसी काम से बाहर जा रहा होता है। तभी रास्ते में नीमा डेंजोनपा नाम की एक लड़की वहां से जा रही थी। नीमा, जो कि सिक्किम की रहने वाली लड़की थी, जिसकी छोटी छोटी चपटी चपटी आंखें थी, बिल्कुल चाइनीज की तरह, मगर देखने में वो बहुत सुंदर थी। और जब मुकेश उसकी तरफ देखता है तो मन ही मन में मुस्कुराता हुआ बोलता है, हाय, कितनी सुंदर और मासूम है ये लड़की। एक बार बात करने की कोशिश करूं? अरे नहीं यार, क्या पता थप्पड़ मार दिया। चलो ट्राई करते हैं। अगर थप्पड़ मारा तो घमंडी, और अगर नहीं मारा तो दिल की बहुत अच्छी है ये लड़की। मुकेश बहुत ही हिम्मत करके नीमा के पास जाता है और उससे बोलता है, हेलो। क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं यहाँ नया हूँ, क्या तुम मुझसे जरा बात कर सकती हो? हाँ बोलो। बस यही कि यहाँ नया हूँ और यहाँ की बहुत सी जगह के बारे में नहीं जानता। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आपको कहाँ जाना है बताओ, मैं आपको ले चलती हूँ। क्या आप कल मेरे साथ चल सकती हो?
अलग अलग जगहों पर जाकर मुझे उनके नाम और उनके बारे में बता सकती हो? हाँ हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा, हम कल कहाँ मिलेंगे? तुम मुझे यहीं मिल जाना इसी समय। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर नीमा वहाँ से चली जाती है और मुकेश उससे बातें करके बहुत अच्छा महसूस करता है। ऐसे ही अगले दिन मुकेश नीमा के पास जाता है और नीमा उसको घुमाने के लिए लेके जाती है। अलग अलग जगह पर जाकर उसको उस जगह के बारे में नीमा सब कुछ बताती है, जिसके बाद नीमा को मुकेश और मुकेश को नीमा बहुत पसंद करने लगते हैं। जगह जगह उसके बाद वो घूमते हैं और बातें करते हैं, जिसके बाद में शाम हो जाती है, मगर दोनों की बातें तो खत्म ही नहीं होती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों आए दिन एक दूसरे से मिला करते और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और एक दिन मौका देखकर मुकेश नीमा से बोलता है, नीमा, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बोलो। मेरे साथ रहना, मेरे साथ बातें करना, ये सब तुम्हें कैसा लगता है? मुकेश, मुझे ये सब अच्छा लगता है, तभी तो तुम्हारे साथ घूमती हूँ और बात करती हूँ। अच्छा, और कोई बात नहीं है? और तुम मुझे अच्छे लगते हो। नीमा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं भी करती हूँ तुमसे। तो बताया क्यों नहीं? मुझे डर लगता था। पागल कहीं की। इसमें पागल वाली कौन सी बात है? डर तो डर होता है और डर तो हर किसी को लगता है। वो तो है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन मुकेश को आई का कॉल आता है और उसकी आई उसे बोलती है, मुकेश बेटा, तू कब आएगा? आई, बस कुछ दिन और आ जाऊंगा। बेटा जल्दी आजा, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद की है। पर क्यों आई? अरे तेरी शादी के लिए, और किस लिए? मुकेश डर जाता है और डर के कॉल कट कर देता है। वो परेशान होकर सोच में पड़ जाता है और ऐसे ही अगले दिन मुकेश नीमा के पास जाकर उसे बोलता है, नीमा, क्या तुम मेरे साथ मुंबई चलोगी? मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। तुम्हें मेरे साथ मुंबई आना होगा क्योंकि मेरी आई मेरे लिए लड़की देख रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद अगले दिन नीमा अपना घर छोड़कर अपने प्यार के लिए सिक्किम से मुंबई का सफर तय करती है और मुकेश नीमा को लेकर अपने शहर आ जाता है। वहाँ आके वो सबसे पहले नीमा से शादी करता है और शादी करके वो उसे चौल में लेकर जाता है। मुंबईया स्टाइल में नीमा साड़ी पहनकर चौल जाती है और सब लोग उसको देखकर अजीब सा मुंह बनाते हैं। जब मुकेश उसे अपने घर लेकर जाता है तब उसकी आई बोलती है, ये सब क्या है? अरे मुंबई की लड़कियां मर गई थी क्या, जो तू ये चपटी आंख वाली को उठा लाया? आई, अब ये मेरी पत्नी है। हाँ, ये सिर्फ तेरी पत्नी है, मेरी बहू नहीं, और इसे लेकर दूर हो जा मेरी नजरों से। आई, समझने की कोशिश करो, मैं इससे प्यार करता हूँ। तुझे इसका प्यार दिखा, मगर अपनी आई का प्यार नहीं दिखा तुझे। मानता हूँ आई, मुझसे गलती हुई, मगर मुझे माफ कर दो और हमें घर में आने दो। घर में आ सकते हो, मगर ये इस घर की बहू नहीं, सिर्फ तेरी पत्नी है। आई, कैसी बच्चों जैसी जिद लेकर बैठ गई है तू? जब बच्चे गलती करते हैं ना, तो माँ को ऐसा करना पड़ता है ताकि उनके बच्चे आगे जाके ऐसी गलती दोबारा ना करें। गंगू किसी तरह नीमा और मुकेश को घर आने देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मुकेश ने एक सिक्किम की लड़की से शादी की है। ये बात उसके पूरे चौल में फैल जाती है। ऐसे ही एक दिन कुछ औरतें गंगू के घर आकर बोलती हैं, ए गंगू, तेरा बेटा तो मोमो से शादी कर लाया, अब तो अच्छे से मोमो खाइयो पूरा दिन रात। एक तरह से इसकी बहू तो हमारे देश के लिए मेहमान है। कितने अजीब से लगते हैं ना ये लोग, छोटी छोटी आंखों वाले। तभी वहाँ नीमा आ जाती है और बोलती है, क्यों अजीब लगते हैं हम जैसे लोग? क्योंकि हमारी आंखें चपटी होती हैं, हम आम लोगों से थोड़ा अलग दिखते हैं, मगर है तो भगवान की ही बनाई हुई चीज, और भगवान की बनाई कोई भी चीज बुरी या अजीब नहीं होती, बस उसकी खूबसूरती को पहचानने के लिए खूबसूरत आंखें चाहिए होती हैं। जुबान तो बहुत चलती है इस मोमो की, माफ करना। और हम लोग कोई दूसरे देश से नहीं है, हम लोग भी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, और भारत का हिस्सा होने के बाद भी आप लोग हम नॉर्थ ईस्ट से ऐसे भेदभाव करते हैं। अरे चुप कर तू। नहीं आई,
आप ही बताओ, शादी करने के लिए एक जाति, एक ही कल्चर का होना क्यों जरूरी है? क्या अलग जाति या अलग कल्चर में शादी करने से बच्चा अलग जन्म लेता है, या फिर अलग जाति का लड़का या लड़की का खून अलग होता है, या फिर भगवान ने इनको अलग तरह से बनाया है? शादी एक ही जाति, एक ही कल्चर में होने की बजाय वहाँ करो जहाँ रिश्तों को वैल्यू देते हों, लोग एक दूसरे से प्यार करते हों। इतना बोलकर नीमा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। वहाँ खड़े सभी लोग शर्म से अपने सर को झुका लेते हैं और वो सभी लोग गंगू के साथ नीमा के कमरे में जाकर उससे माफी मांगते हैं। इसी के साथ साथ गंगू भी नीमा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, क्योंकि उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है। और इसी के साथ वो अपनी गलती के पश्चाताप को करने के लिए बड़ी ही धूमधाम से नीमा और मुकेश की फिर से शादी करवाती है और नीमा को पूरे समाज के सामने अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है। जिसके बाद गंगू अपनी बहू के साथ में खुशी खुशी रहने लगती है। रानी जल्दी जल्दी अपने कॉलेज के लिए तैयार होती है और घर से निकलने ही वाली होती है। तभी उसकी माँ शीतल बोलती है, अरे कहाँ चली इतनी जल्दी में? नाश्ता तो करती जा। नहीं माँ, आज नहीं, पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, अभी जाने दो वरना वाट लग जाएगी। रानी हड़बड़ी में कॉलेज पहुँचती है और क्लास खत्म होने के बाद उसे जोरों से भूख लगने लगती है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड रिया से बोलती है, यार रिया, बहुत भूख लग रही है, आज ना ही मैंने नाश्ता किया और ना ही लंच लेकर आई हूँ। अरे कोई नहीं, मैं लाई हूँ ना, मेरा खा लियो। वैसे भी मैं कौन सा इतनी भुक्खड़ हूँ जो अकेले खा जाऊंगी सारा लंच। नहीं यार, चलना आज बाहर जाकर कुछ खाते हैं। अच्छा ठीक है, कॉलेज के बाद चलेंगे, टाइम पर आ जाइयो क्लास से बाहर। यार रिया, तब तक तो दुकानें भी बंद हो जाएंगी ना, और भूख तो अभी लगी है। दोनों ही कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर खाने के लिए चली जाती हैं और उसी वक्त जोर से बारिश होने लगती है। जिसके बाद रानी बोलती है, यार ये बारिश को भी अभी होना था क्या? अब तो सब दुकानें बंद हो जाएगी। क्या यार रिया, भूख के मारे कहीं मैं स्वर्ग ही ना सिधार जाऊं। तू ना फालतू बकवास बंद कर, वो देख वहाँ एक फूड स्टॉल है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब तू अपने मुंह पे टेप लगा, तुझे पता है ना कि मुझे ऐसे सड़क पर खड़े होकर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वाह बेटा, मतलब भूख से तड़पना पसंद है पर सड़क पर खाना नहीं। अपने ये चोचले बंद कर और चल मेरे साथ, वरना घर तक भूखा ही जाना पड़ेगा। दोनों उस फूड स्टॉल के पास पहुंचती हैं और रिया वहां खड़े भैया से 2 प्लेट राजमा चावल देने को बोलती है। दोनों मिलकर राजमा चावल को भूखी नजरों से देखते हुए खाने लगते हैं। तभी रानी बोलती है, ये राजमा चावल सच में इतने टेस्टी है या फिर मैं सुबह से भूखी हूँ इसलिए अच्छे लग रहे हैं? नहीं यार, ये तो सच में बहुत औसम है। देखा, फूड स्टॉल का खाना भी बहुत टेस्टी होता है। तू तो फालतू में ही इतने ड्रामे करती रहती है। रानी को वो राजमा चावल इतने अच्छे लगते हैं कि उसकी जबान पर तो राजमा चावल का चस्का सा लग जाता है। वो रोज उसी फूड स्टॉल पर जाकर राजमा चावल खाया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो फूड स्टॉल पर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो स्टॉल कहीं और शिफ्ट हो गया है। जिसके बाद वो घर पहुंचकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, अरे माँ सुनो ना, कहाँ हो आप? हाँ बोल, क्या बात है जो इतनी प्यार से अपनी माँ को बुला रही है? वो माँ, मेरा ना आज राजमा चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो रात के खाने में तुम वही बनाना। अरे आज का खाना तो पहले ही बन चुका है, अब कुछ नहीं बनेगा। क्या माँ, आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानोगी क्या? तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? अच्छा ठीक है, ज्यादा ही मन है तो एक काम कर, खुद बना ले, ठीक है? इसी बहाने तू कम से कम कुछ काम करना तो सीखेगी। हाँ हाँ, बना लूंगी, इतना भी क्या मुश्किल है। रानी तू ये कर सकती है। इतना कहकर रानी किचन में जाकर रेसिपी बुक से देखकर राजमा चावल बनाती है और एक प्लेट में लेकर खाने लगती है। जिसके बाद वो बोलती है, वाह रानी, तूने क्या राजमा चावल बनाए हैं। हाँ, चावल थोड़े से कच्चे हैं पर राजमा तो एकदम सुपर से ऊपर बने हैं। माँ को भी चखाती हूँ। इतना कहकर वो अपनी माँ को भी अपने बनाए राजमा चावल खिलाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और रानी की शादी राज नाम के लड़के से हो जाती है। ससुराल में अपनी पहली रसोई की रस्म में रानी राजमा चावल ही बनाती है
जिसे खाकर उसकी सास सविता बोलती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। इतने अच्छे राजमा चावल तो मैंने पहली बार खाए हैं। इसका मतलब ये है कि समधन जी ने बड़े ही अच्छे से खाना बनाना सिखाया है तुझे। चलो अच्छा है, वरना तेरी शक्ल देखकर तो लगता है कि तुझे चाय बनानी भी नहीं आती होगी। इन्हें क्या पता, एक यही चीज है जो मुझे पसंद है, बनाना भी और खाना भी। जी थैंक यू माँ जी। ऐसे ही रानी रोज अलग अलग तरीके से राजमा चावल बनाया करती और जब वो राजमा चावल नहीं बनाती तो बाहर से ऑर्डर कर लेती। ये सब देखकर उसकी सास बोलती है, क्या बात है बहू, जब देख रही हूँ तब तू राजमा चावल ही बना के परोस देती है। अरे घर में और सारी चीजों का अकाल पड़ गया है क्या? क्या बहू, एक ही खाना रोज रोज ठूसना पड़ता है हम लोगों को। नहीं माँ जी, आज मैंने तड़का मारकर और मक्खन डालकर राजमा चावल बनाए हैं। आप खाइए तो सही, खाते खाते आप प्लेट ना खा जाए तो कहना। अरे ओ ज्ञान की देवी, राजमा चावल में तड़का मारने से और मक्खन डालने से वो दाल मखनी नहीं बन जाती। अरे कभी दाल, कड़ी, छोले भी बना लिया कर, कम से कम मुंह का स्वाद तो बदलेगा। सविता के इतना कहने पर भी रानी नहीं मानती और रोज राजमा चावल बनाती या फिर ऑर्डर करती। ऐसे ही एक दिन रात को खाना खाकर सब लोग सोने चले जाते हैं। तभी रानी के पेट में जोर से दर्द होता है और वो बोलती है, हाय, ये अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लगता है वॉशरूम जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। तभी राज की नींद खुल जाती है और वो बोलता है, अरे ये मेरे पेट में अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है? आज तो मैंने ज्यादा खाया भी नहीं। इतना कहकर वो भी वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। इसीलिए वो अपनी माँ के कमरे के वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ उसकी माँ के पेट में भी पहले से ही दर्द होता है। और वॉशरूम के दरवाजे को बंद देखकर रानी के कमरे में जाकर पेट पकड़कर बोलती है, अरे बहू, अरे जल्दी निकल, नहीं तो मेरी निकल जाएगी। बस थोड़ी देर और माँ जी। जिसके बाद वो तीनों अपना पेट पकड़कर हॉल में बैठ जाते हैं। तभी राज बोलता है, ये आज हम सबका पेट एक साथ क्यों खराब हो गया? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये सब तो तेरी बीवी के राजमा चावल के कमाल हैं, जो हमारे दर्द के कारण बन चुके हैं। माँ जी, पर हम राजमा चावल तो रोज ही खाते हैं, तो आज ही क्यों हमारे पेट में दर्द हुआ? अरे वही तो, रोज रोज एक ही चीज खाएंगे तो एक दिन पेट तो खराब होगा ही ना। अरे मोरी मैया, लगता है कि फिर से जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ भागती है। अगले दिन रानी अपनी सास को लेकर क्लिनिक पर जाती है, जहाँ डॉक्टर सविता का चेकअप करके बोलता है, इनको एक ही तरह खाते रहने से लूज मोशन हो गए हैं, जिसके कारण इनके शरीर में पानी की भी कमी हो गई है, इसीलिए ये कमजोर होती जा रही हैं। दवाई के साथ साथ आप इन्हें सादा खाना जैसे खिचड़ी या दलिया ही खाने को दीजिएगा। डॉक्टर के कहने के बाद रानी को समझ आता है कि उसकी सास ने ठीक कहा था। वो घर आकर अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाकर उसे देती है और बोलती है, माँ जी, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं रोज रोज राजमा चावल नहीं बनाऊंगी। देख बहू, हद से ज्यादा किसी भी चीज को खाना वो नुकसानदेह होता है, तो चाहे वो राजमा चावल ही क्यों ना हो। हाँ रानी, आज माँ की तबीयत खराब हुई है, कल तुम या मैं बीमार हो सकते हैं, इसीलिए हम तुम्हें बस समझा रहे हैं ताकि भविष्य में तुमको भी ऐसा कुछ ना झेलना पड़े। रानी समझ जाती है कि किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है और वो रोज रोज राजमा चावल बनाना छोड़ देती है और बाकी खाना बनाना सीखने लगती है, जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।